दोस्तों दोस्तों आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है सभी का, क्लास 10th का। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर, उसे मैं सॉल्व कराऊंगा और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है इस बार के प्री बोर्ड का। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आपको पूरा लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपको और ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, ठीक है। और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गले में दर्द भी है। फिर भी आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको यहाँ रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है और निर्धारित टाइम यानी टाइम अलाउड जो है वो 3 घंटे है। यानी 3 घंटे में आपको मैक्सिमम मार्क्स 80 ग्रेप करने होंगे, ठीक है। उसके लिए लिखना भी पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। देखिए एमसीक्यू जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि मैं जब ये पीडीएफ आपको सेंड करूँगा तो इसमें इसी के सामने क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, ठीक है। अगर मैं दोनों साथ साथ बोलते रहूँगा कि इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो हमारी वीडियो 2-2.5 घंटे की चली जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले थोड़ा कोशिश करें कि हिंदी को समझने की, है ना। और अगर नहीं भी समझ में आती है तो आपको क्वेश्चन पेपर में पहले सेंड कर दूँ, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जार्मेनिया के रूपक की निम्नलिखित विशेषताओं का उनके महत्व के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन चयन कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके 4 आंसर हैं, आपको एक दूसरे से मैच करना है कि किसका कौन सा आंसर मैच होगा। चलिए, तो टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या है? आज़ादी। और दूसरा क्या है इसमें? बी, ऑप्शन नंबर बी का जो होगा वो 3 होगा आंसर। यानी कि बाल छाप कवच जो है वो शक्ति का प्रतीक है। किसका है? शक्ति का प्रतीक है। और वहीं पे जो सी है, यानी सी का फर्स्ट होगा आपका बसूल पत्तियों का ताज, यानी कि बहादुरी का क्या है? ये सिंबल है। ये देखिए एक तरफ तो विशेषता है, दूसरी तरफ सिंबल है, ठीक है। और तलवार जो है, तलवार से हम क्या करते हैं? तलवार से हम लड़ाई करते हैं, यानी मुकाबले की तैयारी करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये, जो कि करेक्ट है। हो सकता है आपके पेपर में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उतर के आए, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाए कि टूटी हुई जंजीर जो है वो किसका प्रतीक है, तो आपको लिखना है आज़ादी मिलने का प्रतीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर के लेखन में समान था, ठीक है। ईवी रामास्वामी, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, उन दोनों के रिटर्न में कौन सी चीज़ सेम लग रही थी, तो आपको उसके बारे में लिखना है। तो पहला है भारत में जाति व्यवस्था पर लेख डालना लिखना, महिलाओं के अनुभवों पर प्रकाश डालना, सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भारतीयों को उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना। देखिए हम सबको पता है वी आर अम्बेडकर स्टार्टिंग से ही जाति व्यवस्था पर लेख लिखा करते थे और ईवी रामास्वामी नायकर जो है ना वो भी जाति व्यवस्था से ही कनेक्टेड थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है इसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत में जाति व्यवस्था पर लेख लिखना। ये लिख लीजिएगा क्योंकि देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है डायरेक्ट ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहले लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना की? यानी कि इनमें से कौन थे जो पहले लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना करने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, मुझसे क्लास ली है, उसको पता होगा ये आंसर क्या है। हम सब जानते हैं जमशेदपुर में JRD टाटा, यानी कि जो आज की डेट में रतन टाटा जो है, टाटा ग्रुप, उन्होंने सबसे पहले लौह इस्पात की क्या की थी? उद्योग की स्थापना की थी, यानी कि आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको इनको कालक्रम में लगाना है कि कौन सबसे पहला है कौन बाद में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना नहीं, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति को अपनाया, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने खुद को G77 समूह के रूप में संगठित किया। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा? देखिए सबसे पहले आएगा, इसका जो आंसर है, पहले तो ये देखिए, पहले मैं आपको आंसर ही क्लिक कर देता हूँ। ये है आंसर,
ठीक है, यानी कि सबसे पहले थर्ड नंबर का आएगा, यानी कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति को अपनाया सबसे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड वाला आएगा, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। और उसके बाद आएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। और लास्ट में आएगा पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने खुद को G77 समूह के रूप में संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल कीजिए, पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको फसल की पहचान करनी है और इसका सही विकल्प चुनना है कि क्या है, क्या सही है। ठीक है, यानी कि 4 क्वालिटी लिखी है और आपको एक अनाज बताना है कि कौन सा अनाज इन चारों क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले है, ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। बिल्कुल, यह रबी की फसल है, यानी कि रबी के सीजन में होती है ये फसल। इसे उगने के लिए ठंडे मौसम और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हम सब जानते हैं, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हो तो इन चारों में से गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, इनमें से सिर्फ गेहूं ऐसी चीज़ है जिस पे चारों ऑप्शन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। हम सबको पता है कर्नाटका इसका आंसर है। ठीक है, कर्नाटका है इसका आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? जलोढ़ मृदा, गंगा का मैदान। अच्छा, इसको आपको वैसे ही सुमेलित करना पड़ेगा, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। आपको वो 1 सही चुनना पड़ेगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, जलोढ़ मृदा गंगा का मैदान। ठीक है, काली मृदा हिमालय क्षेत्र, शुष्क मृदा पश्चिमी घाट, लेटराइट मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र। तो हम सबको पता है कि एक ही ऑप्शन है जो कि क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट को, यानी कि जलोढ़ मृदा गंगा का मैदान। ठीक है, सो इसका आंसर 7th का ए है, जलोढ़ मृदा गंगा का मैदान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सोयल गैंगेटिक प्लांट्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपको साथ साथ मैं आंसर इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो 8th जो है, 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जन्म के समय संभावित आयु सर्वाधिक है? यानी कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे जन्म के समय सबसे ज़्यादा आयु है? ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। चलिए, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। क्या है इसका आंसर? बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जन्म के समय संभावित आयु सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 1 नंबर का है और हमने 1 नंबर ग्रेव कर लिया है। जिसका भी आंसर सही था उसने 1 नंबर ग्रेव कर लिया है, और जिसका सही आंसर नहीं है तो याद रखिएगा ये पेपर इतना टफ नहीं है, इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा भारत में रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रोजगार से संबंधित आंकड़े डाटा को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, वो भी एम्प्लॉयमेंट डाटा को। ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी इंग्लिश में बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या नीति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र या लोक सेवा आयोग। बताइए। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि मैंने दोनों में बोल दिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था कि जो आंसर होगा वो मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय, 1 मिनट, इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इंग्लिश में बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, NSO बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर है जो कि रोजगार संबंधी आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब वह एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन पर काम करती है? तो आपको बताना है इसका आंसर कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक प्रमुख लाभ कौन सा है जो कि स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर साथ में काम करती है। ऐसा क्या फ़ायदा है उनको जो मिलता है जो वो स्थानीय कंपनी के साथ काम करती है? पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ नवीनतम तकनीकी साझा करती है, यानी टेक्नोलॉजी उनके साथ कंट्रीब्यूट करती है, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मानदंडों और कीमत तय करती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी संस्थागत नीति को स्थानीय कंपनी के साथ साझा करती है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ अच्छे और व्यापारिक संबंध, पारिवारिक संबंध बनाती है। देखिए, तो इसका जो आंसर है साफ दिख रहा है हमें कि एक ही ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पूरी करने को मिल रही है, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मानदंडों की कीमत
तय करती है, यानी कि आप साथ में चले भी जाओ तो वो अपनी कीमत और अपने मेजरमेंट जो है ना, वो पैरामीटर जो है वो खुद डिसाइड करेगी और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी, एमएनसी कैन डिसाइड ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ये है 10th का। चलिए 11th की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है, बाकी सब गलत है। 3 गलत है, 1 सही है। प्राथमिक क्षेत्र मछुआरा, द्वितीय क्षेत्र पुजारी, तृतीय क्षेत्र टोकरी बुनकर, चतुर्थ क्षेत्र माली। यानी प्राइमरी सेक्टर फिश से रिलेटेड है, फिशरमैन से रिलेटेड है। द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी जो है वो पुजारी से है, प्रीस्ट से। और थर्ड सेक्टर जो है वो टोकरी बुनना है, बेविंग बोलते हैं। और फोर्थ सेक्टर जो है वो है गार्डनर। तो इसका आंसर हम सबको पता है, देखते ही पहचान लिया था, ऑप्शन ए जो आप लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर में भाई फिश से रिलेटेड काम आता है। तो जो ये फिशरमैन है वो ही आंसर है इसका। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 4 परिवार हैं, इनकी मासिक आय 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 है। ठीक है, तो क्षेत्र की औसत आय कितनी होगी। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर एवरेज इनकम निकाली हो तो पता चलेगा कि टोटल सम अपॉन में टोटल डिजिट, यानी कि कितने हैं, यानी 1 2 3 4। तो ये 4 नीचे आ जाएंगे और ऊपर में आ जाएंगे 10,000, 20,000, 30 और 30, 60 और 40, 1,00,000। ठीक है, 1,00,000, वो कोने तक जीरो जा रहा है, कोई बात नहीं। 1,00,000 जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा ना वो इतना आएगा, 25,000। तो 25,000 इसका क्या है, आंसर है ऑप्शन ए। 12th का ऑप्शन ए है, 25,000 इसका आंसर। यानी कि 4 क्षेत्र में 4 परिवार है, उनकी मासिक आय 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 है। तो उनकी औसत आय कितनी होगी। तो टोटल जो भी सम होगा उनका अपॉन में टोटल डिजिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कांता एक कार्यालय में कार्य करती है, वह नियमित रूप से महीने के अंत में वेतन प्राप्त करती है। वेतन के अलावा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधाएं मिलती हैं। कांता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। ठीक है, यानी कि कांता कोई है जिनको कार्यालय में यानी ऑफिस में काम करने के बाद उन्हें सैलरी मिलती है और साथ में बाद में उन्हें और भी फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, और भी होता है, जैसे आपका रेंट भी देते हैं, रूम रेंट वगैरह देते हैं और आपको आने जाने की सुविधाएं देते हैं। तो ये ऐसे कौन से सेक्टर में है जो उनको ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। इंग्लिश में बोलूँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर, या आपका सेक्टर, फोर्थ सेक्टर जो भी है। तो इसका आंसर जो है आपके सामने, एक मिनट, संगठित क्षेत्र, यानी इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है। यानी ऑप्शन ए रिश्तेदार, बी व्यापारी, सी साहूकार, डी सहकारी समिति। यानी कि आप किन से लोन ले सकते हैं, उसका जो ऑफिशियल सोर्स क्या है ये आपको आंसर में देना है। देखिए रिश्तेदार जो है वो हमें पता है वो ना तो ऑफिशियल है ना अनऑफिशियल। ठीक है, व्यापारी, व्यापारी भी नहीं, क्योंकि व्यापारी देगा तो अपने मर्जी का देगा, यानी अपना हिसाब से वो लगाएगा कि अभी वो 10% ले ले, 20% ले ले ब्याज। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, साहूकार, साहूकार भी व्यापारी वर्ग की तरह ही होता है, वो भी 40%, 50% पे आपसे काम कराएगा। ठीक है, तो जब तीनों नहीं है तो आंसर क्या होगा आपके सामने, सहकारी समिति। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वो भी ऑफिशियल। 15वां है कि सत्ता के बंटवारे पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है, यह राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, यह दलों के बीच सामाजिक आर्थिक संघर्ष लाता है। यानी कि इनमें से ऐसे कौन सी चीज़ सही है जो सत्ता के बंटवारे में होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे सामने जो है, ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। देखिए आपको मैं एक एलिमिनेट मेथड सिखाऊं इसी में, चलिए सीखिएगा एलिमिनेट मेथड कैसे होता है। देखिए कि आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें थर्ड नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा आंसर। तो या तो ए होगा या फिर सी होगा, है ना, इन दोनों में से एक होगा।
मगर एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, कि इसमें फोर्थ है, इसमें फोर्थ नहीं है, तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा, यही वाला आंसर होगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, क्योंकि सेकंड देखिए कितनी बार है, 1 2 3, इसमें सेकंड नहीं था। ठीक है, सी वाले में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए एलिमिनेट मेथड कैसा होता है, कि आपको पहले तीनों में देखना क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन वाले को अलग कर देना और जो अनकॉमन है उसको साइड। ठीक है, फिर आपने सेकंड वाले को कॉमन देखा, सेकंड इसमें भी था, सेकंड इसमें भी था, ये तो कट गया था बी, तो सेकंड इन ए और डी में था सेकंड। ठीक है, तो सी वाला तो मैंने ऑप्शन में बता ही दिया था आपको, ए ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर एलिमिनेट मेथड मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ गया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके इसी का आंसर बताना था ना। हाँ, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसका आंसर है वो है ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका जो है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है, ये भी हमने कहा था। ये राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, मगर यह दलों के बीच सामाजिक और आर्थिक संघर्ष नहीं लाता है। ठीक है, नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए, इसे पढ़िए और बताइए कि ए और आर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ए है चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, कारण चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करते हैं। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, इसका आंसर है ए आंसर है, जिसमें आंसर लिखा हो ना कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करते हैं, चुनाव लोकतंत्र की यही आत्मा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपके सामने ये। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान करना है आपको, यानी अब मिलान करना है कि कौन सी सूची में क्या आता है। ठीक है, तो 17 में हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए रक्षा, रक्षा आता है कौन सी सूची में, संघ सूची में। यानी कि अगर बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केजरीवाल सरकार लेगी ना कोई राज्य सरकार, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीजेपी सरकार लेगी, जो कि आपके सेंटर में बैठी है। चलिए सेकंड है पुलिस, पुलिस किसके अंडर में आती है, पुलिस आती है राज्य सूची के अंडर में, बस कहीं कहीं छोड़ के, जैसे कि यूनियन टेरिटरी है ना, सॉरी हाँ यूनियन टेरिटरी में जो है उसमें जो सरकार के अंडर में जो आती है पुलिस, वो सेंट्रल सरकार होती है। ठीक है, उसके बाद विभाग यानी मैरिज, मैरिज जो है वो समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, जो दोनों होती है। और फोर्थ में आ गया क्या, अवशिष्ट सूची, फोर्थ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवशिष्ट विषय में आती है। ठीक है, ठीक है, तो आप टिक लगा लीजिएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन करके जाना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, डी है, डी। आप देख लेना वही है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, यानी इनमें से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, तानाशाह, संवैधानिक राजतंत्र, सैन्य सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। हम सबको पता भैया हमारे देश क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सरकार। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस गवर्नमेंट है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी गवर्नमेंट है, लोकतंत्र, और हर देश लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहता है, बस कुछ देशों में बन पाती है, कुछ देशों में नहीं बन पाती है, मगर भारत उनमें से एक है जहाँ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कथन दे रखा है वही सेम ए और आर, आपको बताना कि ए आर के साथ है या नहीं है। ठीक है, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं संगठित हुई समान अधिकारों के लिए आंदोलन किया, महिलाओं के आंदोलनों का उद्देश्य व्यक्तिगत और ठीक है पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना है। ए और आर कौन सा सही है, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, इसमें जो डायरेक्ट आंसर है वो है ये, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं संगठित हुई और समान अधिकारों के लिए आंदोलन किया है, महिलाओं के आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा मामला पारिवारिक मामलों से बाहर है, पारिवारिक कानून। पहले तो विवाह करना, भाई विवाह करना तो ऑब्वियस सी बात है ना, आएगा ही, विवाह करना भी आएगा, गोद लेना भी किसी को आएगा, विरासत भी आएगी, मगर ये वित्त वाला नहीं, ये नहीं आएगा, फाइनेंस नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी फाइनेंस
यानी कि वित्त आपके आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से सिर्फ वित्त जो है वो पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है, यानी फाइनेंस। तो ये थे आप लोगों के एमसीक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर एक वीडियो में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरी तो एक तो आवाज़ बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिएगा, कुछ देर में ही आने वाली है। तो आप बस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।